हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ विशाल जैन और विशाल क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम कक्षा 10वीं की गणित की दूसरी प्रश्नावली को समझेंगे। दूसरी प्रश्नावली में आपको अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करना है। तो आइए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सवालों को हल करते हैं। तो दोस्तों, आपका पहला सवाल दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि कर्णी 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों, इसे बहुत ही ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। तो हम सबसे पहले मान लेते हैं कि माना कि कर्णी 5 हमारी एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या जो होती है, इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि अंश बटे हर, यानी न्यूमिनेटर या डिनोमिनेटर के रूप में लिख सकते हैं। तो हमने माना कि हम इसे p/q के रूप में हम इसे लिख सकते हैं। p और q दोनों पूर्णांक संख्याएं होनी चाहिए। ठीक, तो हमने मान लिया कि माना कि दोनों p और q पूर्णांक संख्याएं हैं। तो p/q बराबर हमने कितना मान लिया, 5। किसी संख्या के बटे में कुछ नहीं होता तो वहाँ होता है 1, तो हमने नीचे लिख लिया 1। 1 लिखना ज़रूरी नहीं है, आप चाहे तो लिख भी सकते हैं और चाहे तो छोड़ भी सकते हैं। और चूँकि हर का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, तो हमने ले लिया जहाँ q का मान 0 नहीं है। अब चूँकि कोई भी परिमेय संख्या होती है, तो इस परिमेय संख्याओं में बहुत सारे उभयनिष्ठ गुणनखंड होते हैं। वो आपने अभाज्य संख्याओं के बारे में पहली प्रश्नावली पढ़ा हुआ है। तो जब हम उनके गुणनखंड निकालते हैं तो बहुत सारे गुणनखंड ऐसे होते हैं जो कि दोनों में कॉमन होते हैं। तो हमें क्या करते हैं, आगे बढ़ने से पहले हम मान लेते हैं कि हमने इनके सारे उभयनिष्ठ गुणनखंडों को काट दिया है। सिर्फ एक उभयनिष्ठ गुणनखंड यानी कि अंक 1 उभयनिष्ठ गुणनखंड बस रह गया है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कि मैंने एक संख्या ले ली 15 और इसके बटे में ले लिया 20। तो 15 को करेंगे तो 15 को गुणनखंड आते हैं 3 × 5 और 20 के करते आते हैं तो आते हैं 2 × 2 × 5। ठीक है, इसके अलावा इसमें 1 भी रहता है और इसमें भी 1 आता है। अब देखते हैं कि दोनों में कॉमन क्या है। तो इसमें 3 है, इन दोनों में इसमें 3 नहीं है, इसमें 2 हैं, ऊपर वाले में भी 2 नहीं है, लेकिन इसमें 5 है और इसमें भी 5 है। इसमें 1 है, इसमें 1 है। तो दोस्तों, आपका 5 से 5 तो कट जाएगा, लेकिन 1 से 1 काट भी दोगे तब भी 1 फिर वहाँ पे उपस्थित रहता है। 1 कभी भी कटता नहीं है, हर संख्या के गुणा में 1 तो रहता ही है। तो ऐसे ही हमने मान लिया कि जो p और q दो संख्या हैं, इन दोनों की में 1 के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। जितने भी उभयनिष्ठ गुणनखंड थे उनसे हमने क्या कर दिया, भाग दे दिया, मतलब उभयनिष्ठ गुणनखंडों को काट दिया। जब हम उभयनिष्ठ गुणनखंडों को काट देंगे तो देखो यहाँ पे संख्या बदल जाती है। पहले 15/20 थी, अब यहाँ पे संख्या कितनी बचेगी, 3 एकम 3, 2 दूनी 4 और 4 एकम 4। तो देख सकते हो संख्या का रूप बदल जाता है। तो हमने भी यहाँ पे संख्या का रूप बदल दिया। तो हमने ले लिया कि इस भाग देने पर मुझे संख्या मिल गई अब a/b। a/b बराबर हो गया कर्णी 5/1, जहाँ b जो है वो बराबर नहीं है 0 के। अब मैंने इसका त्रियक गुणा किया तो a बराबर b यहाँ पे चला जाएगा, तो b कर्णी 5। दोनों पक्षों का हमने वर्ग किया तो a की घात 2 आ जाएगा, और b का वर्ग करेंगे तो b की घात 2 आ जाएगा, और कर्णी 5 का वर्ग करेंगे तो कर्णी 5 × कर्णी 5 2 बार लिखेंगे, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 5। तो कर्णी 5 का वर्ग करने पे आ गया आपका 5। इसे हमने समीकरण नंबर 1 दे दिया। 5 जो गुणा में था इसे हम भाग में ले गए, तो a की घात 2/5 बराबर b की घात 2। अब दोस्तों, यहाँ पे एक चीज़ समझ में आ रही है कि जब a की घात 2 में हमने 5 से भाग दे दिया तो मुझे b की घात 2 मिला। तो ये तभी संभव है जब a की घात 2 पूरा कटेगा। ठीक है, a की घात 2 पूरा कटेगा तभी मुझे b की घात 2 मिल रहा है। तो यदि a की घात 2 5 से पूरी तरीके से विभाजित हो रहा है तो a भी 5 से विभाजित होगा। कैसे, हम मान लेते हैं कि जैसे कोई संख्या है, हमने मान लिया a बराबर मान लिया हमने 10, तो a की घात 2 कितना हो जाएगा,
10 गुणे 10 100। 100 में 5 से भाग जाता है तो कितना आता है 20। तो यदि a की घात 2 5 से कट रहा है तो ये भी है, ये भी 5 से पूरा कटेगा। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पे लिया गया है, ये ऐसे हमने यहाँ पे माना है कि यदि a की घात 2 5 से पूरी तरह से विभाजित हो रहा है तो a भी 5 से विभाजित होगा। तो यदि a को हमने 5 से विभाजित करेंगे तो हमें कोई ना कोई संख्या मिलेगी। तो माना कि वो संख्या मुझे मिल गई है अब c। अब इन दोनों पक्षों का हमने पुनः वर्ग किया, फिर से वर्ग किया। तो a की घात 2 5 की घात 2 करेंगे तो 25 और c की घात 2। समीकरण 1 में हमने यहाँ पे कुछ मान लिया था कि a की घात 2 बराबर है 5 b की घात 2। तो हम यहाँ पे a की घात 2 का मान रख देते हैं। तो a की घात 2 की जगह पे रखा 5 b की घात 2 बटे 25 बराबर c की घात 2। 5 से 25 कट गया तो नीचे बचा 5 बराबर c की घात 2। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी पता चल रहा है कि यदि b की घात 2 5 से पूरी तरीके से विभाजित हो रहा है और मुझे c की घात 2 मिल रहा है तो संख्या b भी 5 से विभाजित होगी। तो यहाँ पे भी हमने लिख लिया कि b की घात 2 5 से विभाजित हो रहा है तो b भी 5 से विभाजित होगा, जैसे हमने यहाँ पे देखा था। तो अब मुझे इन दोनों से क्या पता चल रहा है? इन दोनों से मुझे जानकारी लग रही है कि a संख्या a और b, संख्या a और b में एक के अलावा एक और उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 भी है, क्योंकि संख्या a भी 5 से कट रही है, संख्या b भी 5 से कट रही है। इसका मतलब क्या है? दोनों में 5 एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। ठीक है, लेकिन हमने माना क्या था? माना तो मुझे ये था कि मेरे पास एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड अब है ही नहीं है। तो हमने जो माना था वो हमें गलत सिद्ध हो रहा है। तो यह हमें विरोधाभास प्राप्त हो रहा है, क्योंकि हमने करनी 5 के लिए एक परिमेय संख्या माना था। ठीक, जब हमने उसे परिमेय संख्या माना था तो हमें क्या हो रहा था? क्योंकि हमने परिमेय संख्या माना था इसलिए हमें विरोधाभास मिल रहा है। तो अगर करनी 5 एक परिमेय संख्या नहीं होगी तो क्या होगा? एक अपरिमेय संख्या होगी। तो यदि एक करनी 5 हमने जो परिमेय संख्या माना था वो गलत सिद्ध हो रहा है, तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि करनी 5 एक अपरिमेय संख्या होगी। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपके लिए आज की वीडियो पसंद आई होगी, सॉल्यूशन पसंद आया होगा। अब हम इसकी नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले प्रश्न को समझेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।